नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। एचएनएम पर वक्त हो गया है क्वेश्चन आवर का। उत्तराखंड में बजट सत्र का आज चौथा दिन है और इस सत्र कई मायनों में ऐतिहासिक है। खास बात यह है कि इस सत्र में भू कानून को सदन के पटल पर रखा गया, जिसे मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा 10 और विधेयक आज सदन में रखे गए। ये सभी विधेयक पास हो गए हैं। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था संशोधन विधेयक 2025 के पास होने के बाद यह साफ हो गया कि अब देवभूमि उत्तराखंड में किसी बाहरी राज्यों के व्यक्ति के लिए जमीन खरीदना आसान नहीं होगा। दरअसल भू कानून संशोधन विधेयक में यह कहा गया है कि निकाय सीमा में हटकर जमीन के इस्तेमाल करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य में 12.5 एकड़ से अधिक जमीन खरीदने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। पहाड़ों पर चकबंदी और बंदोबस्ती को भी तेजी से पूरा किया जाएगा। दूसरे राज्यों के लोगों के लिए राज्य में जमीन खरीदना बेहद मुश्किल हो जाएगा। जमीनों की खरीदारी के लिए अब डीएम अनुमति नहीं दे पाएंगे। प्रदेश में जमीन खरीदने के लिए पोर्टल बनाया जाएगा और पोर्टल में राज्य के बाहर के लोगों की एक इंच जमीन की खरीद का भी ब्यौरा दर्ज होगा। सभी डीएम को राजस्व परिषद और शासन को सभी जमीनों की खरीद की रिपोर्ट नियमित रूप से देनी होगी। राज्य से बाहर के लोगों के इसका दुरुपयोग करने सरकार स्तर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियमों से हटकर किए गए इस्तेमाल पर जमीन सरकार में निहित हो जाएगी। भूमि की कीमतों में अप्राकृतिक बढ़ोतरी पर नियंत्रण हो रहेगा और राज्य के मूल निवासियों को भूमि खरीदने में सहूलियत होगी। सरकार को भूमि खरीद बिक्री पर अधिक नियंत्रण प्राप्त होगा, जिससे अनियमितताओं पर रोक लगेगी। पहाड़ी क्षेत्र भूमि का बेहतर प्रबंधन होगा, जिससे राज्य के निवासियों को अधिक लाभ मिलेगा। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश हालांकि विपक्ष ने इसे प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की थी, लेकिन राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने इसकी खूबियां गिनाई, जिसके बाद संशोधन विधेयक को बहुमत से पास कर दिया गया है। जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 हमारा अनुरोध है कि ये हम एक शुरुआत करने जा रहे हैं। जन भावनाओं के अनुरूप इसकी हम एक शुरुआत कर रहे हैं। ये एक शुरुआत हो रही है आज, और आगे हम इसमें जैसे जैसे सुझाव आते रहेंगे। पंडित नरेंद्र तिवारी जी कर गए थे माननीय। अरे पंडित जी ने देखे भाई, मैं तिवारी जी तो हम सब के लिए देखे, वो हमारे सबके जो है प्रेरणा के स्रोत हैं और उनसे प्रेरणा लेकर हम सब लोग काम करते हैं। उनके द्वारा जो चीज़ें हम लोगों के लिए राज्य के अंदर शुरू की गई थी, चाहे औद्योगिकरण का क्षेत्र हो, निवेश का हो, विकास का हो, उन सभी को आगे बढ़ाने का काम हम सबका है। जो वो अच्छा कर गए वो भी, और जो कुछ छोड़ गए हैं वो भी हमारी जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है। उसको हम सब आगे बढ़ाएंगे। मैं तो बार बार कहता था, फिर गोपाल सिंह राणा जी यहाँ दिख गए जब मैं बना था, तो एक बार इनका बयान आया किसी अखबार में। मैंने पॉलिटेक्निक के लिए बड़ा यहाँ प्रयास किया। श्री विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री थे उस समय, उन्होंने पॉलिटेक्निक खोल दिया हमारे कहने से वहाँ। तो बड़े भाई राणा जी ने कहा कि ये तो मैंने अपने समय में प्रस्ताव ही किया था। तो मुझे जो है अखबार वाले सब पूछने लगे, मीडिया के मित्र, कि अरे भाई ये तो राणा जी कह रहे हैं ऐसा। मैंने कहा मैं राणा जी का उत्तराधिकारी हूँ, मैं इनके बाद यहाँ का विधायक बना हूँ। अब जो वो अच्छा कर गए वो भी मेरा है और जो छोड़ गए वो भी मेरा है। इसलिए उन्होंने जो शुरुआत की है उसी को हम लोग, जो उन्होंने शुरुआत की है उसको संकल्प से सिद्धि तक पहुँचाएंगे, संकल्प से शिखर तक पहुँचाएंगे। इसलिए मेरा अध्यक्ष जी आपसे मेरा निवेदन है कि ये प्रस्ताव हमारा राज्य हित में जो है पारित कर दिया जाए। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2025 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन 1 माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके संज्ञान आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाना चाहता हूं। आपकी जानकारी में है 2018 में लाए संशोधन में साफ तौर से कहा गया कि 143 को की धारा 154(2) के अंतर्गत खरीदी हुई कृषि भूमि का प्रयोग औद्योगिक प्रयोजन के लिए न किया जाएगा तो जमीन राज्य सरकार में निहित हो जाएगी या अंतरण समाप्त माना जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हम इसको कर रहे हैं, कहा है। 2022 में सरकार ने 2018 में जोड़े गए इस प्रावधान 143 को हटा दिया गया। 143 को हटाने के बाद से लेकर आज तक राज्य में कोई कंपनी कितनी मात्रा में जमीन औद्योगिक प्रयोजन के लिए खरीद सकती थी और
143 के अनुसार अगर वो प्रयोग औद्योगिक प्रयोजन के न करने पर भी सरकार उसका कुछ नहीं कर सकती है। यह 143 को में छूट दी गई माननीय अध्यक्ष जी। नरेंद्र तिवारी जी के समय जो भू कानून था वो उस तरह का भू कानून चाहिए। उस समय तो इस तरह का कोई भू कानून था ही नहीं, और वो भू कानून तो बहुत ही कमजोर था, बहुत ही लचर था, और सर्वाधिक उसी दौर में ही जमीनों की खरीद फरोख्त का मामला बढ़ा। और हम सभी सरकारों ने प्रयास किया इस स्तर पर कि कहीं ना कहीं इसको रोका जाए। बीच में कानून बना कि 2.5 गज तक का ही खरीद सके, उसका भी कई प्रकार से दुरुपयोग होने लग गया। इसलिए नए भू कानून में इस बात के लिए भी व्यवस्था की गई है कि एक परिवार में वो 250 गज का भी एक बार ही खरीदा जा सकता है, और परिवार को भी संभवतः ठीक से परिभाषित करने का काम किया गया। तो अनेक प्रकार के राइडर्स, अनेक प्रकार की अंकुश उसके ऊपर लगाने का काम किया गया, और कृषि भूमि को तो प्रदेश से बाहर का कोई व्यक्ति खरीद ही नहीं पाएगा, इस बात के लिए व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तराखंड के जनमानस की जो बहुप्रतीक्षित मांग थी, उस मांग को पूरा करने में ये कानून कारगर साबित होगा। देखिए, प्रदेश की जनता सशक्त भू कानून की मांग कर रही थी। कांग्रेस पार्टी भी सरकार से लगातार कह रही थी कि हिमाचल से कड़ा भू कानून उत्तराखंड में आना चाहिए, लेकिन सरकार ने भू माफियाओं के लिए सारे दरवाजे खुले रखे हैं। प्रदेश के 11 जनपदों पे तो सरकार का भू कानून लागू होगा, लेकिन 2 जनपद आपने छोड़ दिए मैदानी जिलों के, और सबसे ज्यादा जो जमीनों की जो है अवैध प्लॉटिंग हुई है, दुरुपयोग जहां पर भू माफिया ने किया है, वो इन्हीं जनपदों में किया है। तो सरकार चाहती क्या है? मतलब भू माफिया के लिए आप जो है चोर दरवाजे से रास्ता बना करके रखना चाहते हैं, और वैसे भी केवल जो है हॉर्टिकल्चर और कृषि उपयोग के लिए जमीन नहीं खरीदी जा सकेगी 11 जनपदों में। बाकी तो तमाम जो है बहाने हैं जमीन खरीदने के लिए। 30 साल तक जो है आप लीज पर जो है जमीन देने की जो है बात कह रहे हैं, तो वो 30 साल तक आप लीज पर जो जमीनें देने की बात कर रहे हैं, वो केवल राज्य होंगे या बाहर के लोगों को भी आप लीज पर देंगे? ये सारी चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। कुल मिलाकर के सरकार कड़े भू कानून से बचना चाहती है, भू माफियाओं के आगे नतमस्तक है, और बहाने बना बना करके जो है कान घुमा घुमा करके जो है भू माफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए इस भू कानून में सारे प्रावधान हैं। तो क्वेश्चन आवर में आपने सबके वक्तव्य सुने हैं भू कानून को लेकर, जिसे सदन के पटल पर रखा गया, और धामी सरकार इस बात का दावा कर रही है कि ये सख्त भू कानून है और इससे प्रदेश में जमीनों की खरीद फरोख्त, जमीनों को बचाने और साथ ही साथ प्रदेश की उन्नति के लिए किस तरीके से उद्योग धंधे यहाँ पर लग सकते हैं, उसका भी ख्याल रखा गया है। लेकिन विपक्षी दलों के अभी भी कुछ सवाल हैं। इसी को लेकर अपने मेहमानों के साथ आज चर्चा करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ऐतिहासिक एक फैसला सदन के पटल पर रखा गया, जिसको लिया गया। हमारे तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता प्रभा बंदोनी जी स्टूडियो मौजूद है। हमारे साथ आशीष सैनी जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वर्चुअली जुड़े हैं। सैनी जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ उपाध्यक्ष है उत्तराखंड क्रांति दल के शांति प्रसाद भट्ट जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ डी के पाल जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत। भू कानून संघर्ष समिति के महासचिव प्रांजल ढोंडियाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ फोन लाइन पर जय सिंह रावत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले जय सिंह रावत जी के पास जाऊंगा, क्योंकि वो हमें सबसे पहले बताएंगे कि जो भू कानून सदन के पटल पर लाया गया सर, और जिसको मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से उसके बारे में विस्तार से बताते हुए वो सदन में दिखाई दिए, उन्होंने कहा कि किस तरीके से भू कानून काम करेगा। उन्होंने शुरुआती इस बात से की कि हमारे पास 2 समस्याएं हैं कि एक तो प्रदेश को विकास भी इस प्रदेश में करना है, दूसरा अपनी जमीनों को बचाना है। कुल मिलाकर ओवरऑल जिस भू कानून की चर्चा कर रहे थे, जिस सख्त भू कानून की मांग उत्तराखंड कर रहा था, तमाम लोग कर रहे थे, और जिस भू कानून को सदन के पटल पर रखा गया है, उसे कैसे देखा जा सकता है? अभी तक इसे कितना समझा जाए और कितना हमें समझना चाहिए? जय सिंह रावत जी। सदन के पटल पर रखा गया और आज वो पारित हो भी गया जी 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 कानून, और हमको एक नया कानून मिल गया जी। और जैसा सरकार दावा कर रही है कि सख्त कानून है, तो ये अच्छी बात है, सरकार को बधाई है। लेकिन मुझे मैं देखो बहुत उसका ज्यादा विद्वान नहीं हूँ, तो संबंधी जो
इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, उनका एक छात्र समझने की मुझे जो मैं समझने की कोशिश करता रहा हूँ लगभग करीब 90 के दशक से अब तक इसका कई जगह देख रहा हूँ। मेरे समझ में कई चीजें अभी तक नहीं आई। मैं कल से पढ़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ये शख्स कहाँ पर है, कैसे करते हैं, और अगर यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता है, वो रूलिंग पार्टी को वो पढ़ के आई हूँ, समझ के आई होंगी, तो मुझे जो कंफ्यूजन है या मुझे जिसके बारे में कोई भ्रांति है, वो हो सकता है मुझे है, वो मेरा ज्ञानवर्धन करेंगी या जो पैनलिस्ट हैं, मुझे अगर मेरे में समझ में कुछ कमी आ रही है तो मुझे समझा देंगे कि नो दिस इज नॉट मैटर, फैक्ट इज दिस, ये करेंगे। अभी आप जो बोल रहे हैं, अभी तो बात तो सख्त भू कानून की बात आ रही है, लेकिन जो इसका प्रेम्बल है, जो एक्ट है, वो मैं धामी जी के नाम से पढ़ के सुनाता हूँ। राज्य में विभिन्न प्रयोजनों के लिए भूमि का क्रय करने हेतु प्रयोजन की आवश्यकतानुसार भूमि क्षेत्रफल तथा क्रय भूमि के निर्धारित प्रयोजन के अनुसार उपयोग किए जाने और नागर निकाय क्षेत्रांतर्गत आने वाली भूमि के संबंध में राजस्व न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को स्पष्ट किए जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम ये पेश किया जा रहा है। ये तो आज का है। जब सुबह शुरू में तिवारी जी ने जब पेश किया था, जो ये भूमि कानून पेश किया, उसका प्रियम्बल भी आपके दर्शकों को और बाकी लोगों को जानकारी के लिए पढ़ के सुनाता हूँ। उत्तरांचल, उस समय उत्तरांचल हुआ करता था राज्य का। उत्तरांचल के गठन के बाद ऐसा देखा गया कि सीमित कृषि भूमि के क्रय विक्रय से संबंधित प्रकरण बहुत बड़े पैमाने पर सामने आ रहे हैं, ध्यान से, जिसका मुख्य उद्देश्य मुनाफाखोरी तथा कृषि भूमि का गैर कृषि कार्यों हेतु उपयोग में लाया जाना रहा है। इससे जहां एक ओर कृषकों को उनकी भूमि उचित मुआवजा प्राप्त नहीं हो रहा था, वहीं दूसरी ओर उन्हें अपनी कृषि से वंचित होना पड़ रहा है। सिर्फ ध्यान से सुनिए, प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को देखते हुए असामाजिक तत्वों द्वारा कृषि भूमि के उदार क्रय विक्रय की नीति का अनुचित लाभ उठाने की भावनाएं बढ़ रही थी। अतः कृषि भूमि के उदार क्रय विक्रय को नियंत्रित किए जाने और राज्य के आर्थिक स्थायित्व को विषम माहौल बनाने के लिए ये विधेयक लाया गया। दोनों का प्रियम्बल आप देख लीजिए, जो नया है उसका प्रियम्बल, जो उसका उद्देश्य है, उसमें तो भूमि का क्रय विक्रय नियंत्रित करने का तो कहीं नहीं लिखा है। एक बात। दूसरा, मुझे कंफ्यूजन ये है कि एक तरफ आपने कहा कि हमने हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर बाकी जो 11 जिले हैं वहां भूमि के प्रतिबंध लगा दिया, समझ गए जी। उधम सिंह नगर और हरिद्वार को छोड़कर जी। दूसरा, इस एक्ट की धारा 2 धारा 2 कहती है कि नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, छावनी परिषद क्षेत्रों की सीमा के अंतर्गत आने वाले और समय समय पर सम्मिलित किए जा सकने वाले क्षेत्रों को छोड़कर यह संपूर्ण उत्तराखंड राज्य में लागू होगा। एक तरफ आप कहते हैं 11 लाख छुट्टी है, और एक तरफ ये है कि ये उनमें लागू नहीं है। अब सुन लीजिए कितने हैं ये। अभी 107 निगम है, आपको पता है 107 निगम है, ये नगर बॉडीज है, जिनमें से 11 नगर निगम है, 45 नगर पालिका परिषद है, 51 नगर पंचायत और इनके अलावा 9 छावनी परिषद है। जी जी, राइट, जी जी बिल्कुल। अब आप सुनिए, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में केवल कितने हैं? 32 नगर ये बॉडीज है, लोकल बॉडीज है, अर्बन बॉडीज है। बाकी सारे कहाँ हैं? इन 11 जिलों में। बाकी कितने? 73 जो है इन जिलों में। और अब सुनिए कहाँ हैं, जिनमें पिथौरागढ़ जैसे सीमांत जिले में 6, टिहरी में 11, रुद्रप्रयाग में 6, पौड़त में 4, अल्मोड़ा में 5, बागेश्वर में, इस तरह से सारे वहाँ तो ये कानून लागू नहीं होता। वहाँ वही व्यवस्था है, आप खरीद सकते हैं, क्योंकि ये कृषि योग्य, ये तो केवल गांवों का लागू होगा। और आज की तारीख में गांव छोड़ के ये लोग नजदीक के कस्बों में आ गए हैं।
जो छोटे छोटे जो आपके ब्लॉक हेडक्वार्टर थे, तहसील, वो बड़े नगर हो गए हैं, वहाँ ये लोकल बॉडी जो भी जी जी। सारी जमीनें जो खरीदी जा रही हैं, इन जहाँ ये पॉपुलेटेड है नगर निकाय, वही तो खरीद जा रही है। मेरा गांव बहुत इंटीरियर में है, गढ़वाल में जी मेरा गांव बिल्कुल, आपने कभी सुना होगा गौचर जी। और एक मेरा गांव है जहाँ सबसे ज्यादा फ्लैट लैंड है, तालाब लैंड है, कृषियों की जमीन है, लेकिन कोई उस गांव में कोई मैं फ्री में भी देना चाह रहा हूँ, किसी को लेने के लिए तैयार नहीं है। जी। इतने घोस्ट विलेजेस हो गए, क्यों छोड़ के आ रहे हैं लोग? उन गांवों में जमीन का प्रतिबंध लगा के क्या करोगे जहाँ जमीन को खरीद फरोख्त हो ही नहीं रही है। ठीक है सर। तो एक कंफ्यूजन तो ये है, ये क्या है, ये ऐसा क्यों है? सरकार को किए जाने की जरूरत है। ये तो बड़ी बात है, ये कंफ्यूजन तो दूर होना चाहिए। दूसरी बात जी। अभी तक जो मूल जो कानून था, तिवारी जी और उसके बाद खंडूरी जी ने जो अमेंडमेंट किया था, उसमें लिखा था गैर कृषि योग्य जमीन नहीं खरीद सकता है उन जगहों पर। इस कानून में आया हुआ है कि जिसकी अचल संपत्ति, अब समझ गए, अचल संपत्ति, जैसे मसूरी में तो सारे देश के लोगों, देहरादून में सारे लोगों की है, कोई खैतान की भी है, बड़े बड़े लोगों की है, नेहरू परिवार की है, बाकी लोग हैं, क्या वो यहाँ के भूमिधर हो गए? तो ये इसका मतलब वो यहाँ के भूमिधर हो गया, वो जमीन खरीद सकते हैं। जो मुझे अब हरिद्वार के पास, हरिद्वार में आपने कहा कि भाई यहाँ वो क्या कहते हैं, कृषि योग्य जमीन, औद्यानिकी और सारा कृषि योग्य जमीन खरीद सकते हैं। कितना कर सकते हैं? दिस इज नॉट मेंशन। तो इसका मतलब वहाँ हरिद्वार में आपने जमीन खरीदी, आप उत्तराखंड के 129 उसे कहते हैं, धारा जो 129 है, उसके हिसाब से आप भूमिधर हो गए तो खरीद लो, पहाड़ में खरीद लो। तीसरी बात, जो 157 A&T है, वो जनजातियों और अनुसूचित जातियों की जमीनों की खरीद फरोख्त, पट्टा, लीज, इन पर लीज पर भी नहीं दी जा सकती, गिफ्ट भी नहीं की जा सकती है। इस पर प्रतिबंध है 157 A और B के। ए है अनुसूचित जातियों, लेकिन उसमें एक राइटर है कि अगर कलेक्टर अनुमति देता है तो वो जमीन ट्रांसफर हो सकती, अंतरण उसका हो सकता, बशर्ते कि वो अनुसूचित जाति का व्यक्ति जो बेचना चाह रहा है, ठीक है सर, वो भूमिहीन न हो जाए। और पहले तो यह है कि अगर बेचता है तो जाति को बेचे, लेकिन गैर जाति को बेचता है तो उसको भूमिहीन नहीं हो सकता। लेकिन 157B जो कहता है, वो कहता है कि जनजातियों की जमीनें खरीदी ही नहीं जा सकती, नॉन ट्रांसफरेबल है। उसको न तो गिफ्ट कर सकते हैं, न उसकी लीज पे कर सकते हैं, न उसके पट्टे हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ आपने देखा ना, हमारे यहाँ UCC लागू हो गया, लेकिन जनजातियों पर नहीं हुआ, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन, संविधान का प्रोटेक्शन मिला हुआ है उनको, इसलिए वहाँ नहीं हुआ। कि जमीन के मामले में भी उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ। हम उनको लीज पर दे देंगे और क्या क्या बहुत सारे हैं, वो मेरा आर्टिकल कल छपेगा। ठीक है सर, ये मेरे कंफ्यूजन है। पर कोई देखते पैनलिस्ट अगर मेरी ठीक है, मैं को दूर कर सकता है मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछ लेता हूँ। पहला हक उनका ही बनता है क्योंकि उनकी सरकारें वही लेकर आ रहे हैं। प्रभा बंदोनी जी, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, आप समझे बात को, जिस बात का धारा खौका उन्होंने जिक्र किया, उनका ये कहना है कि जो नगर निकाय, जो उन्होंने ये कहा कि जो नगर बॉडीज हैं वो 106 हैं, ठीक है, 106 नगर बॉडीज हैं। उसमें जो पहले ये था कि अगर क्योंकि इस एक्ट में संशोधन किया गया है, नया भू कानून नहीं लाया गया, तो जो संशोधन किया गया है, नगर निकायों की जो जमीनें है उसको लेकर जो संशय है, क्या वो साफ हो गया है? 11 जिलों में जो कहा जा रहा है कि 250 वर्ग मीटर और जो 12.5 एकड़ की बात की जा रही है, वही है नगर निकायों के लिए भी, या सिर्फ गाँव की जो जमीनें हैं उनके लिए? ये जो कन्फ्यूजन है, इस पर क्या जानकारी है?
देखिए रवि जी, जो मैं आपको अभी ये बताना चाहूँगी कि ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, मुझे नहीं लगता इतना कंफ्यूजन इसमें होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से धामी सरकार आज ये ऐतिहासिक भू कानून लेकर आई है, इसका जो हमारा एजेंडा था पहले से, और जो जनता की भी मैं कहूँगी डिमांड थी, बहुत समय से चली आ रही थी कि हमें एक सशक्त भू कानून चाहिए। तो ये भू कानून किस लिए हमें चाहिए था? ये भू कानून हमें इसलिए चाहिए था कि जो हमारी पहाड़ों की जमीन है, जो हमारी उत्तराखंड का मूल स्वरूप है, उसको हम बनाए रखने में कामयाब हो सके। क्योंकि जिस प्रकार हम देख रहे थे कि इससे पहले जो 2000 मैं कहूँगी 18 के जितने भी प्रावधान है वो निरस्त कर दिए गए हैं। उसमें ये था कि आप किसी भी प्रयोजन के लिए जो 1300 एकड़ की जो जमीन कहा गया था कि आप कृषि के लिए ले लीजिए, क्योंकि उसमें जो उस समय की सरकार थी उनका ये था कि पहाड़ों में हमारी बहुत सारी भूमि जो है वो बंजर पड़ी हुई है, तो वहाँ पे उद्योग धंधे लगेंगे, उनका ये था। लेकिन उसको निरस्त कर दिया गया, क्योंकि उसके बाद हमने ये देखा कि जिन लोगों ने किसी प्रयोजन के लिए वो जमीन ली थी, चाहे वो स्वास्थ्य के उससे या शिक्षा की वजह से, उन्होंने वो काम वहाँ पर नहीं किए। और बाद में अगर हम हरिद्वार लें या मैदानों में भी वो जमीनें लेते गए, बाहर से लोग आए, उन्होंने यहाँ पर जमीनें ली और उनकी प्लॉटिंग करके। लेकिन अब जो यही इसमें जो भू कानून की जो मेन मांग रही वो यही रही कि जो हमारी भौगोलिक परिस्थिति है उत्तराखंड की, कहीं ना कहीं वो बिगड़ती जा रही थी। तो जब ये बनाने की बात आई तो सबसे पहले सरकार के जो माइंड में आता है वो क्या चीज़ होती है कि हमें अपनी ज़मीनों को बचाना है। तो उसकी ज़मीनों के लिए मैं बताऊँगी, सबसे पहले क्या था, जो 250 वर्ग मीटर का भी हमने पिछले दिनों देखा था कि कितना ज़्यादा नगर निगम के बाहर ये कहा गया था कि आप 250 वर्ग मीटर की भूमि ले सकते हैं। तो उसमें ये था कि एक परिवार में अगर एक परिवार में 4 भाई हैं तो वो 4 भाई पूरा एक परिवार ही उसको माना जाएगा, ना कि अगर एक परिवार में 4 लोग हैं तो उन्होंने अलग अलग करके 250 वर्ग मीटर की भूमि ले ली थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा अवैध रूप से भूमि यहाँ पे बिकती चली गई। लेकिन जब इस प्रकार के केसेस सरकार के सामने आए तो उन्होंने इसको तुरंत रोक दिया। तो कहने का मतलब है जो 250 वर्ग मीटर जो भूमि है नगर निगम क्षेत्रों, उसमें ये कि वो एक परिवार, चाहे वो 10 लोग हों, चाहे वो 4 हों, 5 हो, तो एक परिवार केवल 250 वर्ग मीटर तक की भूमि ले सकता है किसी भी मकान वगैरह आवासीय पर्पज से। अब है जो पहाड़ों में इन्होंने कहा है, 11 जिलों की हम बात कर रहे हैं, जो सिंपल है, तो उसमें 11 जिलों में कहा है कि आप एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के लिए आप भूमि नहीं खरीद सकते हैं। तो उसका सीधा आप ये देख लीजिए रवि जी की अगर हम एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर के लिए जब भूमि लेते हैं तो वो कोई छोटी मोटी 250 वर्ग मीटर नहीं होती है, वो कितने एकड़ तक भूमि ली जाती है। और अगर हम उत्तराखंड के बारे में देखें तो यहाँ पे तो वन क्षेत्र है, हमारा जो 70% या 75% भूमि है हमारे पास, लेकिन वो वन क्षेत्र में आती है, वो ऑलरेडी आरक्षित है। लेकिन अगर हम एक्चुअल देखें कि जो भूमि लोगों के पास है या जिसका अभी यूज नहीं हो रहा है, वो कितनी % यहाँ पर भूमि बची है, तो हमें उस भूमि का संरक्षण करना है, मतलब हमें उसके मूल स्वरूप को बनाए रखना है। तो अब ये जो बाहर का हमने कहा था कि कोई भी व्यक्ति आकर यहाँ पे भूमि ले लेता था, तो अब वो बिल्कुल बंद हो गया है। दूसरा, पहले ये भी होता था कि जो हमारे जिलाधिकारी होते थे वो व्यक्तिगत रूप से जमीन को क्रय विक्रय में कर सकते थे, उनको ये अधिकार प्राप्त थे। तो ये जो नया भू कानून आया है इसमें बिल्कुल ये बंद हो गया। जिलाधिकारी अपने लेवल पे किसी भी भूमि को क्रय विक्रय में उनका कोई भी योगदान नहीं रहेगा। अब अगर कोई भी भूमि आपको लेनी है तो वो सीधे सरकार की जो पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल है, उसके माध्यम से ली जाएगी, सरकार को इसकी पूरी सूचना दी जाएगी। और अगर आप आवासीय प्रयोजन से भी कोई भूमि लेते हैं तो उसके लिए आपको रजिस्ट्री से साथ ही आपको शपथ पत्र भी देना पड़ेगा। तो जब इतने कड़े कानून बन गए हैं रजिस्ट्री करवाते वक्त, चाहे वो 250 वर्ग मीटर हो और चाहे वो आपके पहाड़ों का जो भौगोलिक स्वरूप हमको बनाना हो, इसके साथ ही में चकबंदी और बंदोबस्त जो इन्होंने एक नई चीज इसमें शुरू करी है, बेसिकली वो इसलिए है कि जो पहाड़ों की भूमि थी कहीं ना कहीं उसका अतिक्रमण भी हो रहा था, उसको रोकने के लिए मैं कहूंगी। क्योंकि जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों की अभी ये बात कर रहे थे, तो एक समय की सरकार ऐसी थी कि उन्होंने कहा था कि सीमावर्ती क्षेत्रों में कौन जाता है। मेरे को लगता है शायद उत्तराखंड तक बनाना हो, तो कांग्रेस की सरकार रही थी, तब इन्होंने कहा था सीमावर्ती क्षेत्रों में कौन रहने जाएगा, तो इन्होंने वहां को बिल्कुल छोड़ दिया था। उनके विकास तो छोड़िए, उनको आपको मैं कहूंगी कि उनके बारे में चर्चा तक करना इन्होंने उचित नहीं समझा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये जो दूर दराज की हमारी भूमि है, जहां पर भी ये सीमावर्ती हमारे जो हम कहेंगे एरियाज हैं, वहां के लिए भी कानून बना दिए गए हैं कि 250 वर्ग मीटर है, ये नगर बॉडीज के लिए भी 250 वर्ग मीटर है, गांव की जमीन के लिए भी 250 वर्ग मीटर है, आवास के लिए जी वहां के लिए भी है इसमें। हाँ, तो इसीलिए वो चकबंदी और जो बंदोबस्त, हाँ ठीक है, मतलब ये क्लियर है, आप ये कह रहे हैं। जी जी ठीक है, आशीष सैनी जी इसी पर देखिए, एक मजबूत भूमि कानून की बहुत लंबे समय से मांग की जा रही थी कुछ लोगों द्वारा, जबकि एनडी तिवारी जी द्वारा जो कानून बना और बाद में 2018 में जो संशोधन हुआ, उन दोनों में लगभग समानता थी, लेकिन इसमें कुछ और प्रावधानों को और अधिक कड़ा किया गया है।
जिससे उत्तराखंड राज्य के जो अभी 2 जिले हरिद्वार और उधमसिंह नगर को छोड़ा है, हाँ। और शेष 11 जो जिले हैं उन पर इसे सख्ती से लागू करने की बात की गई। हाँ। इसमें मेरा एक मतलब एक सवाल है कि जो पहाड़ के ऊपर नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका, हाँ। इनके क्षेत्र के अंदर जो क्षेत्र आएगा, क्या उसमें आवासीय क्षेत्र पे प्रतिबंध लगाने की स्थिति रहेगी? और यदि कृषि क्षेत्र की जमीन है और 12.5 एकड़ की जो प्रतिबंध है, तो 12.5 एकड़ का प्रतिबंध क्या वास्तविक रूप से जब ग्राउंड पर खड़े होंगे तो क्या वो लागू कर पाने की स्थिति होगी? एक परिवार के 4 सदस्य है, चारों 12.5 एकड़ जमीन खरीद ले, तो आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? दूसरा, क्योंकि देखिए जब कानून सरकार बनाती है तो बड़े उसके विधिक परीक्षण के बाद बनाती है, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि सरकार ने कुछ जल्दी में बनाया और अभी बहुत सारे संशोधनों की गुंजाइश अभी अगले 1 महीने में आएगी, तब कानून अपना असली स्वरूप लेगा। और जो इससे पहले जो खरीद के घोटाले के बाद राज्य सरकार द्वारा कही गई थी, उस पर भी श्वेत पत्र लाना चाहिए कि और दूसरी बात, एक और सबसे महत्वपूर्ण बात छूट रही है इसमें, कि इन्होंने कहा कि भूमि का प्रयोग जो है आपको पहले बताना पड़ेगा। यदि भूमि उपयोग परिवर्तन होगा तो भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए तो पहले से कानून है, आपको उसकी 143 करानी पड़ती है जगह की। आप उसका भूमि उपयोग परिवर्तन बदल सकते हैं। आज आपने खेती के लिए ली है, कल आप स्कूल के लिए ले सकते हैं, परसों आप उसमें कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं या फिर आवास क्षेत्र बना सकते हैं। तो वो प्रक्रिया तो पहले से ही थी, तो उसमें कोई नया नहीं है, लेकिन नए में उसको प्रतिबंधित किया गया है, तो उस प्रतिबंध का असर कितना होगा ये देखना और भूमि ठीक है। माफिया अच्छा जो आशीष है, जी, रोक रहा हूँ आपको क्योंकि ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। आऊंगा दोबारा आऊंगा आपके पास, चर्चा हमारी जारी रहेगी। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद फिर से मेहमानों के पास चलूंगा। बड़ा महत्वपूर्ण कुछ संशय भी है, वो भी अगर दूर हो पाए चर्चा से तो ये सुखद रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज उत्तराखंड में सशक्त भू कानून जिसकी मांग चल रही थी, उसी को ZLR को संशोधित कर दिया गया और अब ये कहा जा रहा है कि जिस कानून को लाया गया है उस कानून के तहत उत्तराखंड की जो भूमि है उसको भी संरक्षित किया जाएगा, साथ ही साथ विकास कैसे होगा उसके लिए भी उसमें दोनों पक्षों को देखकर समावेश किया गया। इसी बात को लेकर चर्चा है। अभी तक हम कांग्रेस का वर्जन ले रहे थे। मैं शांति प्रसाद भट्ट जी आपके पास आ रहा हूँ। आप समझते हैं इस चीज़ को, कुछ सवाल भी उठे हैं, उस पर भी आप चाहें तो जवाब दे सकते हैं। साथ ही साथ जो चीज़ें आई हैं, जो यहाँ पर रहने वाले लोग नहीं हैं, जो उत्तराखंड के लोग नहीं हैं, बाहर अन्य राज्यों के जो लोग हैं, उनके लिए कुछ प्रावधान किए गए। 1-1 इंच ज़मीन की पूरी जानकारी रहेगी, कैसे इसे समझें? देखिए रवि जी, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मगर मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, पर्वतीय क्षेत्र में उत्तराखंड पहला राज्य है जहाँ के जनप्रतिनिधियों ने ही उत्तराखंड के स्वरूप को बिगाड़ के रख दिया, यहाँ की संपदाओं को लुटवा दिया। परिणाम आपके सामने है। राज्य को बने 25 वर्ष हो गए, राज्य के अंदर आज भी मुद्दे वही हैं जो राज्य आंदोलन के दौर में थे। उस समय उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी यही कहा करते थे कि हमको एक ऐसा राज्य चाहिए जहाँ संस्कृति, बोली, भाषा ये हमारी संरक्षित हो, राज्य का भूखंड से जो पलायन हो रहा है ये रुके और हमारी समृद्धि, हमारा विकास हमारे अनुसार हो। 371 की बात करते थे उस समय पर, और ये हम नहीं कहते थे। उस समय पर अगर आप देखेंगे, चाहे नागालैंड हो, मिजोरम हो, आसाम हो, इन स्टेटों में 371 लगी है। उनके फिर खंड भी बने हुए हैं, क, ख, ग, घ, जेड तक है। कहने का मतलब है हर हिमालय क्षेत्र को संरक्षित किया गया ताकि वहाँ की सभ्यता संस्कृति बची रहे। हिमाचल ने तो इससे एक कदम और आगे किया कि हिमाचल का मूल निवासी यदि अकृषक है, उसके पास खेती की जमीन नहीं है, तो वो खेती की जमीन भी नहीं खरीद सकता। किसान की जमीन खरीद सकता है, अन्य के लिए उस पर प्रतिबंध है। कहने का मतलब है आखिर हम पर ये ट्रायल क्यों, आखिर हमारे साथ ये अन्याय क्यों? यदि इसके आप मूल में जाओगे तो इस राज्य के अंदर सत्ता में बैठे सत्ताधीश दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड के साथ में जमकर धोखा किया है। और भारतीय जनता पार्टी तो माशाअल्लाह पार्टी है। एक देश, एक विधान, एक संविधान कहने वाले, इस देश में एक चुनाव कराने वाले, इस राज्य के अंदर एक कानून को दो तरीके से देख रहे हैं। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, यूसीसी लागू है, ये समान कहां से हो गया? आप अगर जनजातियों को छोड़ रहे हो तो फिर एक कहां रह गया? वैसे ही आपने सख्त भू कानून की बात करी, आपने हरिद्वार उधमसिंह नगर को छोड़ दिया, फिर
ये कहाँ न्याय है? अब आ जाइए हकीकत। उत्तराखंड के अंदर धायती है कि उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों पे आइए, जम के रहिए, किसी भी राज्य का व्यक्ति। मैं पूछना चाहता हूँ धामी जी, आपको 143 पर बैन कर देना चाहिए कि उत्तराखंड के अंदर 143 होगा ही नहीं। तब तो हमें लगता, आप तो कह रहे हो कि मुख्यमंत्री के पास आओ, मेरे से फाइल स्वीकृत कराओ, फिर उसके बाद किसी भी प्रोजेक्ट के नाम पे जमीन खरीदो। आपने कहा कि शहरी क्षेत्र जो है बाहर रहेगा इससे। मैं पूछना चाहता हूं रवि भाई, देहरादून जितना कृषि जमीन थी सब तो नगर निगम में आ गई। अब यहां पर अभी जैसे जय सिंह रावत जी ने कहा कि ख पर एक क्लियर था कि कोई कितनी भी जमीन खरीदे, क्या आपने वो खत्म किया? नगर बॉडीज में। अगर ऐसा नहीं है तो चंबा का विस्तारीकरण हुआ है टिहरी में, तो चंबा में सारी जमीनें खरीद लेंगे नगर शहर क्षेत्र की किसान। मेरा कहने का मतलब है बाहर के व्यक्ति को शहरों में भी जमीन नहीं खरीदने की प्रावधान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड का मूल व्यक्ति यदि शहर में आएगा तो उसे जमीन कहां मिलेगी? लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है 11 जिलों के लिए एक जैसा ही है सब कुछ, चाहे नगर पंचायत हो चाहे ग्राम पंचायत हो, नगर बॉडीज हो, कुछ भी। कहना और जमीन में होने में क्या अंतर है? तो दामी जी ने ये प्रावधान क्यों कर दिया कि यदि किसी प्रोजेक्ट की जरूरत है तो सीधा मुख्यमंत्री से आके मिलिए, यानी कि मुख्यमंत्री जी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करेंगे। क्यों नहीं कह रहे? मुख्यमंत्री जी नहीं, सुनिए, मुझे कहने दीजिए, मेरी बात को आने दीजिए। आप ये कहे ना सीधा कि उत्तराखंड के अंदर कृषि भूमि का 143 बैन, खत्म, ठीक है, 143 होगा ही नहीं। मगर जिस तरीके से घुमाकर बात कही जा रही है ये उसी तरीके से हो गया कि आप शहर पे शहर बनाए जाओ, नगर पंचायत का, उसके बाद वहां पर भूमाफियाओं को बसाओ और भूमाफिया जमीन महंगी करके बेचेगा। तो जो किसान अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर में आएगा तो मतलब जिस जमीन की कीमत 1 लाख है वो किसान यहाँ 50 लाख में खरीदे। कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की पार्टी है। ये बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक देश एक विधान एक संविधान, मगर इनका राजनीतिक चरित्र क्या है? यूसीसी में भी दोहरा चरित्र और भू कानून में भी दोहरा चरित्र। और जिस तरीके से उधम सिंह नगर और हरिद्वार को छोड़ा है, मेरे को शंका है कि आने वाले समय में यहाँ जनसंख्या विस्फोट होगा, बाहर के लोगों को बसाया जाएगा, ऋषिकेश में पासवान और अगला मुख्यमंत्री को यादव उत्तराखंड का बनेगा। और तब उत्तराखंड के आदमी को समझ में आएगा कि भाजपा कांग्रेस कितनी घातक साबित हो रही है उत्तराखंड के लिए। और आप देख लीजिए प्रेमचंद अग्रवाल का चरित्र, जिस तरीके से मां बहन की गालियां विधानसभा में दे रहा है और जिस तरीके से उसने चुनाव में कहा कि हिम्मत रखिए, मैं खड़ा हूं, डट के रहना, यानी कि जो धमकियां मारपीट कर रहा है और जिस तरीका चरित्र आज उसने विधानसभा को कलंकित करते हुए पहाड़ियों को गाली दी है, ये तो अभी ट्रेलर है। जिस दिन ये ताकतवर हो गए ये उत्तराखंड के मूल निवासियों को उत्तराखंड में बर्बाद कर देंगे। ये असली मानसिकता है। ठीक है, डीके पाल जी, भू कानून, एक मिनट प्रभा जी, एक सेकंड, नहीं, डीके पाल जी आप अपनी बात रखिए, एक मिनट प्रभा जी, एक सेकंड, रवि जी मर्यादित भाषा का प्रयोग करेगा, प्रभा जी एक सेकंड, उस विषय पर हमारे उस विषय पर डिबेट नहीं है, रवि जी, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। डीके पाल जी, जो नियम कानून है उनके तहत ही यहाँ पर लोग रहते हैं, ये बहुत उसका सबको महत्वपूर्ण पालन मुद्दा करना है रवि जी। और निश्चित रूप से सरकार ने अपना दोहरा चरित्र जो सामने रखा है ये उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आम आदमी पार्टी इस भू कानून की निंदा करती है और अस्वीकार करती है। उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। नियम, अधिनियम, ये तमाम चीजें अपनी जगह है, लेकिन जिस प्रकार से हमारी बहन ही भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है वो आज इस बात को स्पष्टीकरण नहीं दे पा रही है कि क्या ग्रामीण क्षेत्र में भी और क्या नगर पालिका क्षेत्र में भी केवल 250 गज जमीन ही खरीदी जाएगी, या नगर निगम में लूटपाट मची हुई है, या नगर निगम को लूटने का काम या इसको जो विस्तारीकरण के बाद लूटने का काम जो जारी है क्या वो जारी रहेगा? इसमें कहीं कोई स्पष्ट नहीं है। वो कह रहे हैं कि बराबर हो गया। मैंने पूछा था अभी, प्रभा जी ने कहा कि नहीं, क्या लिखित नहीं, हमें तो हमने जितना पढ़ा है अभी तक जो जनता के सामने आया है, ऐसा जो बी कानून है उसको तो इन्होंने बदला ही नहीं है।
उसको कहाँ खत्म किया है? इस मुद्दे को विपक्ष को भी उठाना चाहिए था। उस पर तो इन्होंने चर्चा ही नहीं की ना। ये तो पूरा प्रारूप जब आएगा, जैसा सैनी जी ने कहा, सबको सारी चर्चा देखिए जैसा सैनी जी ने कहा, अभी तो इसमें 1 महीना लगेगा अभी कानून लागू होने में। अभी इसमें बहुत सारी चीजें आनी है, परवर रिपोर्ट आनी है और कई चीजें आनी है। बात ये आ रही, सुप तो रही है बहन जी, एक तरफ तो राज्य का सत्यानाश मार कर रख दिया आपने उत्तराखंड के मूलभूत बातों को है। आवासीय भूमि की बात हुई है, 250 वर्ग मीटर की बात नहीं है, 250 वर्ग मीटर की बात नहीं है, 250 वर्ग मीटर खरीदने पर आपत्ति नहीं है। आपत्ति है कि नगर बॉडीज के लिए भी क्या वही नियम है, ये है बात। ठीक है, डीके पाल जी आप बात करिए। नहीं है ही नहीं ना इनके पास में जवाब इस बात का। डीके पाल जी आप बात पूरी कीजिए। बात ये है कि उत्तराखंड का जो एक्चुअल में जो स्वरूप है उसको बिगाड़ने का ये कानून है, उसको निस्तर नाबूद करके जनता के बीच में लाने का ये कानून है। ये परसेप्शन फैलाने वाली जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय भ्रष्ट पार्टी जो है, ये केवल अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से बताना चाहते हैं लोगों को कि हमने सशक्त भू कानून लेकर के आ गए हैं। अरे भाई, सशक्त किसको कहते हैं आप? सशक्त अगर आपने देखना है तो हिमाचल के कानून को बार बार चिल्ला के बोल रहे हैं कि आप उसको एक बार पढ़ तो लीजिए, समझ तो लीजिए उसमें क्या है, क्या प्रावधान है। एक किसान अगर एक व्यक्ति के पास में आपके हिमाचल का व्यक्ति रहने का, वहीं का मूल निवासी है, तमाम चीजें हैं, और उसके पास में निश्चित रूप से कोई जमीन नहीं है किसान की, तो वो जमीन नहीं खरीद सकता। तमाम इस तरह के बहुत कानून हिमाचल ने अपने राज्य के लोगों के लिए, हिमाचल का स्वरूप बचाने के लिए, वहां के लोगों के हितों के लिए नियम कानून बनाए हैं। अरे आप तो इस राज्य को नेस्तनाबूद नाबूद करने के लिए अब क्या करना चाहते हैं? ये इनकी प्लानिंग है कि इस राज्य को कहीं ना कहीं पहाड़ के स्वरूप को खत्म करके और केवल एक प्लेन के माध्यम से खड़ा कर दिया जाए, और पहाड़ का जो स्वरूप है, जो मांग है, जो सादतें हैं, उसको बिल्कुल पूरे सिरे से खारिज कर दिया। प्रांजल जी का कमेंट ले लेता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रांजल ढोंडियाल जी, जिस तरीके से वो कानून प्रस्तुत किया गया और उसको मंजूरी मिली है, कितना समझ पाए उसको और कितना सही है? रवि जी, जिनको दी थी निगहबानी इस जमीन की, वो बाढ़ ही अब खेत खाने लगी। आज का दिन प्रदेश के इतिहास में एक काले दिवस के रूप में याद किया जाएगा, जिस आनन फनन में बिना चर्चा के सदन में पास किया गया, और जिस प्रकार से हमारे वित्त मंत्री और हमारे शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने पूरे उत्तराखंडी समाज को गाली दी आज सदन में, मैं उसके विरोध स्वरूप में यहाँ काली पट्टी पहनकर बैठा हूँ। मैं आपको बता दूं, मुद्दे पे अगर आप आए, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु जो है यहाँ पर लिखा गया है, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम, छावनी परिषद सीमा के अंतर्गत आने वाले व समय समय पर सम्मिलित किए जा सकने वाले क्षेत्रों को छोड़कर सारे उत्तराखंड में लागू होगा। यानी जब ये इन्हीं क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा तो मुझे लगता है कि जो बीजेपी की प्रवक्ता बैठी हैं उनको इस प्रकार से पूरी जानकारी नहीं होगी। ये किस में लिखा गया? ये आज वाले में भी ये लागू है जो आप कह रहे हैं? जी, ये इसमें लिखा हुआ है कि इन पर लागू नहीं होगा। यानी 250 वर्ग मीटर का जो ये प्रावधान बता रहे हैं केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लागू होगा। नगर निगम में तो ऑलरेडी लॉ बना हुआ है, उसमें तो ये लागू होना ही नहीं है, उसमें धारा 2 ऑलरेडी है, नहीं पड़ेगी। तो ये चीज जो है यहाँ पर जो है पहले ही दी गई है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 11 नगर निगम, 43 जो नगर पालिका हैं, 46 जो नगर पंचायत हैं और 11 छावनी परिषद हैं, इन पर ये कानून लागू होगा ही नहीं। यानी गैरसैंण, पौड़ी, थलीसैंण, पिथौरागढ़, डीडीहाट, उत्तरकाशी जैसे सीमांत इलाकों में भी जो है ये कानून लागू नहीं होगा। तो आखिर ये कानून कहाँ लागू होगा? अभी वो बता रही थी कि 70% भाग हमारे प्रदेश में जो है वनों का है। हमारे यहाँ संरक्षित क्षेत्र है जौनसार का। हमारे यहाँ ये जितने 106 जो निकाय हैं उसमें ये कानून लागू नहीं होगा। इसमें हरिद्वार और उधम सिंह नगर में ये कानून लागू नहीं होगा। तो आखिर ये कानून लागू होगा कहाँ? ये किसके लिए लाए हैं आप ये कानून? आपकी नीतियों की वजह से जो पहाड़ खाली हो गए हैं, क्या उन पर ये लागू होगा? जिन जो है जमीनों को लोगों ने बंजर छोड़कर पलायन को मजबूर हो गए हैं, क्या उस जमीन पर ये लागू होगा? ये जो जानवर खेती नहीं करने दे रहे हैं लोगों को, वहां पर जमीनों पर लागू होगा? आखिर ये लागू होगा कहां पर? आपसे मैं बता दूं कि जो हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़ा गया है, असली जो जमीनों का खेल है ये इन्हीं क्षेत्रों में है। यहां पर सबसे ज्यादा भूमाफिया पाए जाते हैं। आप देखिएगा कि जब ये कानून वहां लागू नहीं होगा तो डेमोग्राफी पूरी तरीके से वहां चेंज हो जाएगी, वहां असली जनसंख्या विस्फोट होगा, जैसे भट्ट जी भी कह रहे थे। और
ये तो तब बात है कि जो क्षेत्र जो है अभी नगर निगमों में आ गया है। अभी हमने देखा 385 गांव जो है नगर निगम क्षेत्रों में लाए गए थे, यानी उन पर ये जो पहले जो ग्रामीण क्षेत्र थे या पहले जो है कृषि क्षेत्र थे, उन पर जो है नगर निगम के कानून लागू हो गए, यानी वहां खुली लूट शुरू हो गई जमीनों की। और आने वाले समय में भी इन निकायों का विस्तार होगा, उन विस्तार में जो है वो कृषि क्षेत्र भी आएंगे, वो जो है बाहर के ग्रामीण क्षेत्र भी आएंगे और वहां भी खुली लूट के लिए जमीनें छोड़ दी जाएंगी। तो आखिर ये कानून लाए किस लिए हैं आप एक तरफ यूसीसी में समान नागरिक संहिता की बात करते हैं और आपने हर प्रदेश के हर कोने को छोड़ रखा, आपने नगर निकायों को छोड़ रखा है, तो आप कानून ला किसके लिए रहे हैं? उसके बाद एक बड़ा कुठाराघात आप देखिए, एक बिंदु इसमें है कि ग्रामीण इलाकों में 30 साल के लिए पट्टे पर आप जमीन ले सकते हैं। अरे भाई, जब 30 साल के लिए पट्टे पे जमीन ले सकते हैं, 12 साल में तो लोग जो है काबिज होकर बैठ जाते हैं और फिर कोर्ट भी उन्हें नहीं हटाता है। आप कहते हैं आप ही जमीन के मालिक हो गए हैं। हमने पहले भी प्रावधान दिया था कि ये 10 साल की इसमें व्यवस्था होनी चाहिए, लीजिए, चाहे आप इंडस्ट्री के लिए करें या किसी भी चीज के लिए करें। क्या ये व्यवस्था नहीं हो सकती है? चाहे आप किसी भी चीज के लिए कह रहे हैं। उद्योगों के लिए अभी भी इंडस्ट्री के लिए 143 जो है खुला हुआ है। 143 में अगर आप लैंड यूज चेंज कर ही देंगे तो किसी भी कृषि भूमि को आप एग्रीकल्चर उसको इंडस्ट्री के यूज के लिए ले सकते हैं। तो फिर उसमें जो है क्या मजबूत भूमि कानून आपने ले आए जो है, ये सब बेवकूफ बनाने का जैसे भी बीजेपी का प्रबंध हमेशा रहता है। आप एक शगुफा बनाइए, एक बड़ा सा जो है वो एक झूठी कवायद शुरू कीजिए। आप लोग इस लड़ाई को लंबे वक्त से लड़ रहे हैं, अगला कदम क्या है आप लोगों का? देखिए, हम तो इसका विरोध जो है अब करेंगे। हम लोगों को ये समझाएंगे कि जिस तरीके से डंका ये जो है सरकार बचा रही है, ये असल में लूट का पूरा प्रावधान इन्होंने वैसा भारतीय जनता पार्टी की बात सुन लेते हैं। प्रभा बंदोनी जी, प्रभा जी। और देखिए रवि जी, जो अभी ये 30 साल वाली जो ये लीज वाली बात कर रहे हैं, तो देखिए जो हिमाचल में भी है, जब बार बार वहाँ के कानून का नाम ले ही रहे हैं तो उसको भी समझ लीजिए। क्या एक बात बताइए, अगर हमारी पहाड़ों में जमीनें, हमारे तराई वाले क्षेत्रों में तो हमारी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, लेकिन क्या हम पहाड़ों में विकास ना करें? क्या हम वहाँ पे जो जमीन है उसको संचित करके रखें? पहाड़ों में विकास भी तो होगा ना। अगर भविष्य में वहाँ के लिए कोई योजनाएं बनाई जाती है या भविष्य में वहाँ पर कोई जमीन दी जाती है तो उसका विकास कैसे होगा? अगर वहाँ पे हमने लीज पे देंगे तो उसके लिए सरकार अभी योजनाएं लेकर आएगी कि अगर वहाँ पे कोई बाहरी व्यक्ति या मतलब वहाँ पे लीज पर जमीन दी जाएगी किसी पर्पज से, तो उसमें जो वहाँ के मूल निवासी हैं या उत्तराखंड के लोग हैं उनकी भी भागीदारी रहेगी। यही हिमाचल में भी होता है, वो लोग लीज पर देते हैं, वहाँ इंडस्ट्रीज लगती हैं, तो काम करने वाले लोग होते हैं वो उनके अपने ही राज्य के होंगे और वहाँ पे जो उनका शेयर होगा वो 50% से ज्यादा का शेयर होता है। जब कोई बाहर से वहाँ पे इंडस्ट्री उद्योग लगाता है तो वो 30% होता है। संशोधन की गुंजाइश तो है ही, लेकिन संशोधन की आवश्यकता भी कितनी है प्रभा जी? देखिए, आवश्यकता तो रवि जी मैं ये कहूंगी कि सख्त भू कानून आ गया है। इससे मैं पहले ये बता चुकी हूँ कि अब यहाँ पर जमीन खरीदना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो कानून की प्रक्रियाएं है बहुत सख्त होने वाली है। और अगर सरकार के माध्यम से बार बार, धामी सरकार बहुत अच्छा कानून उन्होंने बनाया है, लेकिन बार बार ये कहते हैं ना धामी जी ने, क्या धामी जी के पास कोई फाइल है? ये तो देखिए एक विभाग बनाए हुए होते हैं, भू विभाग है, कानून की प्रक्रिया उसके, इसमें डीएम भी है, लेकिन वो उनके माध्यम से होगी, लेकिन उनको ये अधिकार नहीं होगा कि वो अपने हस्ताक्षर करके किसी को भी जमीन भेज देंगे। ऑनलाइन पोर्टल पे रजिस्टर करवाना होगा। तो आप कानून तो पढ़ लीजिए पहले कि कानून में क्या क्या प्रावधान है। नहीं, वो कानून पढ़ के ही बता रहे थे। प्रभा जी, मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि पढ़ने की जरूरत आपको है, और अगर ये कानून बनाना हमसे पूछ लेते, हमने पहले ही लिख के दिया हुआ है क्या क्या प्रावधान होने चाहिए। 143 वहां पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमने 12.5 एकड़ की भी उसमें करी थी कि कृषक व्यक्ति को भी 12.5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं दी जानी चाहिए। आपकी मजबूत कृषि नीति नहीं है, जमीन का बंदोबस्त नहीं है। अच्छा प्रांजल जी, प्रांजल जी, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि एक सेकंड प्रभा जी, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि सभी लोगों से पूछा था कि किस तरीके का, प्रभा जी, कि उसमें हमारी भागीदारी कितनी रहेगी उत्तराखंड के लोगों की, क्योंकि हमें इनको नौकरियां भी देनी है, रोजगार देने हैं। प्रभा जी, ये सारी बातें हो चुकी हैं, हमें वहां पर ये सारी बातें हो चुकी है। प्रांजल जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने तमाम लोगों से बातचीत की, आप लोग जो इस संघर्ष को कर रहे थे, सड़कों पर उतरे थे, आपसे कोई बातचीत हुई? हमसे कोई बातचीत नहीं हुई। हम इतने लंबे समय से विभिन्न मीडिया के संबंधों से भी हम बार बार ये बात अपनी पुश कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 2 को समाप्त कीजिए सबसे पहले। यही सबसे बड़ी समस्या है। 143 को खत्म कीजिए। इसी वजह से पूरी चर्चा उसी पर घूम गई। देखिए रवि जी, मैं केवल 2 बात कह के अपनी बात शुरू करूंगा। 2 कहावतें, एक तो है कि का वर्षा जब कृषि सुखानी, और अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। भूमि माफियाओं के लिए पूरे बहुत बड़े महत्वपूर्ण इलाके को और बेशकीमती कृषि जमीन को आपने शामिल कर लिया नगर निगमों में,
और जब उत्तराखंड की जनता को जब आपने भूमि कानून देने का वादा किया, उसके अनुसार देने का काम किया, तो उत्तराखंड की तो मैक्सिमम जमीनें जिस पर लोग रह सकते हैं, कोई प्लांट लगा सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं या किसी भी दृष्टि से उपयोग कर सकते हैं, वो सारी तो आपने नगर निगमों में शामिल कर ली, नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में शामिल कर ली। अब बचा क्या है हमारे पास? तो जो अभी हमारे जो ढोंडियाल जी, नहीं देखिए ये प्रभा जी आप में बीमारी बहुत जबरदस्त है, प्रभा जी आप में बीमारी बहुत जबरदस्त है, बीच में बोलने की आदत है, बहुत बड़ी बीमारी है आप में। तो ये पहले बता दीजिए, बीमारी का इलाज कराइए पहले इस बीमारी का इलाज कराइए जो आपके अंदर है, उसके बाद बनाइएगा भूमि कानून। विपक्ष में रह के इसको पहले सुन लीजिए, पहले तो उसके बारे में भी कुछ सुन लीजिए ना भी। आपके कहने नहीं से मैं बोल रहा हूँ, उसी बारे में बोल रहा हूँ, आपको घबराहट क्यों होने लगती है? आप बात कंप्लीट आप घबराइए नहीं, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, मेरी कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। और विधानसभा में सदन में आप इसको हाथ खड़ा करके कहते हैं हम सहमत हैं इससे, तो ये दो पक्ष नहीं सुन लीजिए मेरी बात, या तो खुल के अपनी बात रखिए। आप इसका अंतर समझ लीजिए, अगर चुप रहेंगी तो समझ लेंगे काम आएगा आपके जीवन में। कांग्रेस पार्टी ने जिस भूमि कानून की बात की, सुन लीजिए ना, ये कोई मुंह से बोलने की बीमारी है क्या आपको? परेशानी है, ये कोई बीमारी लग चुकी है क्या आपको पीछे बोलने की? आपको ज्यादा बड़ी होशियार बैठी है यहाँ पर। सुन लीजिए ना पहले, आपने सदन की कार्रवाई देखी, सदन की कार्रवाई देखी आपने। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने पर्वत समिति की बात मांग की थी, 30 दिनों में इस रिपोर्ट को सौंपने की बात की थी, आपने सुनी नहीं। एक बार बात आने दीजिए। ये ना सदन में अलाउ करते नहीं, हाथ डिबेट है। ठीक है आशीष जी, आप बात कंप्लीट नेता प्रतिपक्ष आर्य जी ने, अरे सुन लीजिए एक मिनट, सुन लिया, आपकी बात हो गई। नेता प्रतिपक्ष जी ने भी यही कहा कि आप जिस प्रकार से इस कानून को जिस जगह पर लागू करना चाहते हैं, वो जो कीमती जगह थी वो तो नगर निगमों में शामिल हो गई। तो अभी ढोंडियाल जी ने जो बात कही है कि उसमें आप नगर निगमों पर नियंत्रण लगाइए, कि किस प्रकार से आप एक तरफ डेमोग्राफिक चेंज की बात करती है कि देखिए डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, आप तो इस तरह से बात करते हैं जैसे कांग्रेस ने डेमोग्राफिक चेंज लाया है। यदि राज्य से बाहर के लोग राज्य में निवास करने के लिए आ रहे हैं, तो आपने जमीन खरीदने के लिए अलाउ किया है, तो आएंगे भी, खरीदेंगे भी, रहेंगे भी, लेकिन आपने कानून को इतना लचीला बना दिया कि बाहर के लोग आके यहाँ रह भी सकते हैं। मैं आप सभी लोगों से फाइनल कमेंट देता हूँ और थोड़ा शॉर्ट में फाइनल कमेंट अगर हो जाए तो सभी लोग बोल दीजिएगा ताकि समय खराब ना हो, सबकी बारी आ जाए। आप शांति प्रसाद भट्ट जी, आपका फाइनल कमेंट और जिस बात पर चर्चा हो रही है, मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही, उस बात को मैं सभी को बता देता हूँ। उन्होंने कहा हम एक नींव रख रहे हैं, इसकी एक शुरुआत कर रहे हैं और हमें आगे बढ़ना है। तो इस बात का भी आप सभी लोग समझ गए हैं कि संशोधनों की भी गुंजाइश और जो आवश्यकता पड़ेगी वो भी किया जाएगा। जी देखिए, यही मैं कह रहा था, अगर सरकार धारा 2 खत्म कर देती है तो ठीक रहेगा। दूसरा 143 कृषि भूमि का प्रतिबंध हो जाए तो मुझे लगता है फिर इस भू कानून में कुछ ताकत रहेगी, वरना होगा क्या, मैं आज ही का बता देता हूं। एक प्रॉपर्टी डीलर ने ये कहा है मेरे सामने कि भट्ट जी जो आप 143 की बात कर रहे हो, अगर ये हो गया हम बर्बाद हो जाएंगे, वरना हमारे लिए कोई कानून में दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कैसे? कह रहे मैं 5 बीघा का किसी व्यापारी किसी किसान को पैसा दे देता हूं कि ये पकड़ तू 5 करोड़ रुपए, ये जमीन मेरी है, और मेरठ से लेकर आता हूं 20 आदमियों को, 250 गज उनको जमीन बांट देता हूं, उनसे पैसा ले लेता हूं, रजिस्ट्री कराता हूं, मेरा कमीशन मेरे पास आ गया, मेरे को कहां दिक्कत आ रही जमीन बेचने में। पहले भी ऐसी करते थे, कभी भी हमने अपने नाम रजिस्ट्री नहीं कराई 100 बीघा खरीद के, तो अब भी रजिस्ट्री नहीं कराएंगे, टुकड़ों में बेच देंगे। ये हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन कानून खंडूर ये जो है धामी जी लेके आ गए। इसमें पहाड़ के लोगों की हैसियत नहीं है 20 लाख रुपए खर्चने की, और हम ही बेचेंगे, हम ही खाएंगे, हम ही धामी की सरकार बना रहे और हमारा ही फायदा है। शहरों को जिस तरीके से छोड़ा है, हरिद्वार उधम सिंह नगर को जिस तरह से भाजपा ने छोड़ा है, ये पहाड़ियों के अस्तित्व के लिए खतरा है और इसमें भाजपा ने शुरुआत की। ठीक है प्रांजल जी देखिए, जैसे कि भट्ट जी ने भी कहा कि धारा 2 और 143 इस प्रदेश से पूरी तरीके से खत्म होना चाहिए। हम पहले से ही मांग कर रहे हैं, और जिस प्रकार से इन्होंने उधम सिंह नगर और हरिद्वार को छोड़ा है, आने वाले समय में परिसीमन होने वाला है। आप देखेंगे सर्वाधिक सीटें जो बढ़ेंगी वो इन्हीं 2 जिलों में बढ़ेंगी, और फिर जो है बाहर से आने वाले लोग, और मैं आप सबसे भी कह रहा हूं जो लोग
लोग यहाँ पर बैठे, ये भी किसी राजनीतिक कैरियर बनाने के लिए यहाँ पर बैठे होंगे। कल जब राष्ट्रीय दल आपके सामने बाहर से प्रत्याशी भेजेंगे और वो वित्तीय पोषित प्रत्याशी होंगे जो आपकी सीटों पर आपके अधिकारों पर कुठाराघात करेंगे, आपके बच्चों के अधिकार पर कुठाराघात करेंगे, तब आपको समझ में आएगा ये कितना गंभीर मुद्दा है। जमीन पूरी तरीके से आपके हाथ से निकल गई है, डेमोग्राफी पूरी तरीके से चेंज हो रही है और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से आए दिन जो है, जिस तरीके से मारकाट और बाहर से आकर जिस तरीके से जो है क्राइम यहाँ पर बढ़ रहा है, ये सारी चीजें अल्टीमेटली पूरे उत्तराखंड को बर्बाद कर देंगी और यहाँ पर मणिपुर से भी बदतर हालात होने वाले हैं, ये आप सोच लीजिएगा। देखिए, उत्तराखंड वासियों के ऊपर कुठाराघात है। आम आदमी पार्टी इसकी निंदा करती है और आह्वान करती है कि यदि उत्तराखंड को बचाना है और इसको बसाना है जो बस नहीं पाया 25 सालों में, तो उत्तराखंड की जनता को सड़कों पे आना पड़ेगा, इस भू कानून के खिलाफ आना पड़ेगा। और जितने ये काम भारतीय जनता पार्टी इस राज्य के खिलाफ कर रही है, खेल में, तमाम चीजों में, हर चीज में जो ला करके यहाँ पैदा कर रही है, इसके खिलाफ जनता को आना पड़ेगा सड़कों पर। जब तक जनता सड़कों पे नहीं आएगी तो ये अपने अंधे कानून हम पर लागू करते रहेंगे और उत्तराखंड की अस्मिता को, उत्तराखंड के जमीनों को और तमाम चीजों को बेचते रहेंगे। ये उत्तराखंड को बर्बाद करने के लिए विधानसभाओं में बैठते हैं, कभी सत्र गैरसैंण नहीं ले जाते, यहाँ पे सत्र करते हैं बार बार। ये तमाम इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं कि उत्तराखंड का जो स्वरूप है ये बदलने वाला है और जो 42 आदतें हैं वो निराधार होने वाली है। ये मैं उत्तराखंड वासियों को कहना चाहता हूं। ठीक है, प्रभा बंदोनी जी, शांति प्रसाद भट्ट जी, अब प्रभा जी वक्त नहीं है इसलिए रोक रहा हूँ आपको। शांति प्रसाद भट्ट जी, डीके पाल जी, प्रांजल ढोंडियाल जी और आशीष सैनी जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए। क्वेश्चन आवर में आज हमने बात की भू कानून की। भू कानून को लेकर जिस तरीके से सरकार ने सदन के पटल पर लाकर उसको मंजूरी दी, लेकिन विपक्षी दल और जो इसके लिए लड़ाई कर रहे थे वो संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। अभी देखना होगा कैसी चीजें और स्पष्ट होंगी और उसके बाद क्या इसमें संशोधन किए जाएंगे या सरकार इस पर किस तरीके से अपना पक्ष। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड के लिहाज से भू कानून एक बहुत बड़ी मांग, वर्षों की मांग है और इसे जब पारित किया जा रहा है, जब लाया जा रहा है तो उस पर बहुत ज्यादा चर्चा होने की आवश्यकता भी है, पक्ष विपक्ष और तमाम बुद्धिजीवी लोगों को एक साथ रखने की। देखना होगा कि आने वाले वक्त में इसका क्या परिणाम हम सबके सामने होगा। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।